क्लास। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर जो क्लास 9th में साइंस बुक है, उसमें 3 पोर्शन अलग किए गए हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, फिर पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, फिर पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो जो पहला चैप्टर है, जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उससे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन चैप्टर बनते हैं वो देखेंगे। फिर बायोलॉजी का पहला चैप्टर है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके क्वेश्चन जो भी बने उस चैप्टर के अंदर वो देखेंगे। फिर फिजिक्स में क्वेश्चन है, जो फिजिक्स में चैप्टर है मोशन, उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज कवर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग आज पहले जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं। ऑल क्वेश्चन बिलोंग टू एनसीईआरटी, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारी एनसीईआरटी बुक है उससे बिलोंग करते हैं। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, दे हैव टू क्रैक योर पेपर। जो भी पेपर आपके जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं क्वेश्चन पे या इन्हीं बुक से के अंदर से क्वेश्चन निकाल के बनाए जाएंगे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं, फ्यूचर में आपकी हेल्प करेंगे और अपना चैनल बायो क्लासेस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपको किताब से टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एमसीक्यू कहाँ से और कैसे बनाता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, वही अलग अलग टीचर अपने अपने माइंडसेट से अपने अपने हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं और सेम मैचिंग की है। तो ये तीनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक एक मार्क्स के आपको मिल जाएंगे, 15 नंबर के, या कोई 18 नंबर का बना देगा। वो तो आपको जब बुक्स रीड करोगे तब ही आपको ये तीनों क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं पहले चैप्टर से केमिस्ट्री के। तो देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर। ये जहाँ तक 2-2 नंबर क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो हम लोग जानते हैं मेनली मैटर के जो हम लोगों ने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रखे हैं। कितने? 3। कौन कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं? आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा उस समय आपने देखा होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। पहला ये कैरेक्टरिस्टिक था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यू मूव करते थे, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था हमारा कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने पार्टिकल्स ऑफ मैटर थे वो आपस में अट्रैक्ट करते थे एक दूसरों को। तो ये हमने पहले क्वेश्चन को देखा, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर पंचतंत्र इन दिस चैप्टर मैटर नेम दिस। मतलब जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी बहुत पहले, जो इंडियन फिलोसफर रहे हैं उन्होंने मैटर को 5 भागों में बांटा था, जिसे हमने पंचतत्व कहा था। जिसमें कौन कौन आएगा वो हम देखते हैं। जिसमें हमारा एयर था, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, ये पंचतत्व थे जिनसे मैटर मिलके बनता है। ऐसा पुराने जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिलोसफर थे, उन्होंने बताया था। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सी, टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। यानी एक टेबल में हमको बताना है सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंस क्या है। तो पहली बात हम क्या बता सकते हैं, सॉलिड, जो सॉलिड है उसमें डेफिनेट शेप रहता है, डेफिनेट बाउंड्रीज रहती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। ठीक, इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नील रहती है। ये सॉलिड का हो गया, सॉलिड में ये हो गए। लिक्विड में आएंगे तो लिक्विड में क्या रहेगा, यहाँ पे डेफिनेट जो हमारा क्या कहते हैं शेप है वो नहीं रहेगा, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा। और शेप कैसे, जिस हिसाब से हम कंटेनर देंगे उस हिसाब से ये शेप चेंज कर लेगा। ये रिजिड नहीं होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं, यानी बहते हैं। गैस में कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी, ना तो फिक्स शेप होगा ना ही फिक्स वॉल्यूम होगी। ठीक है, ये तीनों इसके डिफरेंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन सब्लिमेशन, एवापोरेशन, मेल्टिंग पॉइंट। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट के आए, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट एवापोरेशन, हम लोग जानते हैं एवापोरेशन क्या है। एवापोरेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर फॉर्म में। कैसे? कि जैसे ही हमने हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई,
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कम हुआ और जो पार्टिकल्स थे पानी के वो वेपर में चेंज हो गए। इसको एवापोरेशन कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट होना चालू हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मतलब द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, 273.15 के। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रेट द फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवापोरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, पहला है सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो, एवापोरेशन जल्दी हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, जल्दी भाप जो उड़ जाएगी पानी जो भी है। ह्यूमिडिटी कम कर दो तो जल्दी सूख जाएगी चीज़ें या एवापोरेशन हो जाएंगी। या फिर हवा तेज कर दो तो एवापोरेशन हो जाएगी। एफ का कहा गया है कि जो अर्थन पॉटन होता है, मटका होता है, वो समर में कूल क्यों रहता है। क्यों इसलिए ऐसा रहता है कि जो मटका के अंदर बहुत छोटे छोटे टिनी होल्स पोर्स होते हैं और मटका के बाहर जो पानी रहता है, जब धूप पड़ती है मटका के ऊपर में तो एवापोरेट हो जाता है कौन, पानी, और अंदर ठंडा रहता है और बाहर गर्म रहता है। इस वजह से हमारा ये क्या कहते हैं, एवापोरेट। इसलिए हम लोगों को ठंडा लगता है पानी किसमें, मटके में, समर में। ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर। तो समर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, हम लोग पता ही होना चाहिए कि ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी विच कीप अस कूल। जैसे हम जानते हैं एवापोरेशन जब होती है तो पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ बॉडी सरफेस चेंज इनटू वेपर। मतलब ये कहा गया जो कॉटन कपड़े हैं उनको हमें पहनना चाहिए। क्यों, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमोसफेयर फॉर इजी ऑपरेशन। मतलब कॉटन कपड़े इसलिए पहनते हैं कि आसानी से ऑपरेशन हो जाए। मान लो पसीना आया, धूप पड़ी, तो धूप पड़ी जैसे ही पसीना आया तो पसीना एवापोरेट होगा और जो अपने अंदर बॉडी वो ठंडी हो जाएगी। ये हो गया क्या, इसलिए हमें कॉटन वाले कपड़े पहनने चाहिए कब, समर में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट वो सॉलिड, यही समझो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। इस प्रक्रिया को हम फ्यूजन कहते हैं। सब्लिमेशन ऊपर हो ही गया, ऐसा दो रिपीट हो गया है कि वही जब डायरेक्टली बिना लिक्विड में जाए कोई चीज़ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से हमारे ये किसके, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट, तो हमारा जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर था उसमें जो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसी तरीके से बन सकते हैं। रीजन वाले मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। हाँ चलो ठीक, अब हम आगे देखते हैं। हाँ, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है सेल, उसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो व्हेन सेल डिस्कवर्ड, हमको पता है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी। अब कैसे की थी, अब बात उस पर आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1665 में व्हेन रॉबर्ट हुक मेड बाय चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, यानी रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क लिया, उस कॉर्क को के अंदर जब देखा गया तो उसमें लिटिल बॉक्स थे, उन बॉक्स को बाद में सेल बोल दिया गया। ठीक है ना। यानी अगर देखा जाए तो बाय चांस कॉर्क के अंदर रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी, डेड सेल की, लिविंग सेल की लुईन हुक ने। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वो पार्टिकल देख सकते हैं जो हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। पार्ट्स कौन कौन से होंगे, आईपीस होगा, बॉडी ट्यूब होगा, कंडेंसर होगा, मिरर होगा, बेस होगा, स्टेज होगा, आर्म होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे, कंडेंसर होगा। ये पार्ट्स कोई भी आप 2-3 याद कर लीजिएगा। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल यानी सेल के वो ऑर्गन जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। मान लो ये सेल है हमारी, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गन्स मिलेंगे, लाइसोसोम्स हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। टर्म साइटोप्लाज्म क्या है, द सेमी फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म वेयर केमिकल रिएक्शन अकर। ठीक है ना। सेल क्या है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज मेड और डूइंग देयर डिफरेंट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म is known as plasma membrane which help to
परमिट द एंट्री एंड एक्सिस्ट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है क्या चीज़ अंदर आनी चाहिए, क्या चीज़ बाहर जानी चाहिए मटेरियल को, और ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक, ये एक सेलेक्टिवली परिमल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक ऐसी वॉल है जो केवल प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक, तो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी सेल के ऊपर एक सेल वॉल पाई जाती है जो आउटर मोस्ट कवरिंग है रिजिड किसकी? प्लांट्स की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सप्लेन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा। पहले हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। इसे इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एटीपी फॉर्म होती है जिसका फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जो क्या है एनर्जी की करेंसी है। यानी सेल में जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो एटीपी करती है। एटीपी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस वजह से इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। स्ट्रक्चर पूछा गया तो सिंपल सूसे शेप का होगा जो इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन में पड़ा होगा। ठीक है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनके ऊपर ऑक्सीजोम होंगे और जो टेढ़ा मेढ़ा है ये क्या चीज़ है? इन्हें कहते हैं क्रिस्टी, जो इनर फोल्ड मेम्ब्रेन है। ठीक है, और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। न्यूक्लियस के क्या क्या है? न्यूक्लियस का काम ये है कि जो एक ह्यूमन के अंदर न्यूक्लियस रहता है वो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है और जिससे जो बच्चों में समानताएं देखने को मिलती हैं माँ पिताजी से, वो यहीं से मिलता है। तो न्यूक्लियस की बात करें तो सिंपल हम न्यूक्लियस में लिखना चाहेंगे कि न्यूक्लियस एक डबल लेयर कवरिंग मेम्ब्रेन से ढका रहता है, जिसके अंदर मतलब ये है, ये न्यूक्लियस है, ये इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन से ढका होगा ऐसे, और यहाँ न्यूक्लियर पोर होंगे, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा और यहाँ पे क्या क्रोमोसोम्स पड़ा होगा। तो क्रोमोसोम्स क्या है? ये डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बनते हैं, और डीएनए ही है जो पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल लेके अपने जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है ना, तो ये डायग्राम हो जाएगा और इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। गोल्जी बॉडीज़ क्या है? गोल्जी बॉडीज़ एक सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्या? तो अगर याद रखें क्या गोल्जी बॉडीज़ का क्या काम है कि चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कि चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी, और इस कौन सी सिस्टर्नी के हेल्प से चीज़ों को पैकेज करेगा और ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक, लाइसोसोम्स को बनाने में भी यही हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियस के पास में अटैच रहेगा और जो तीन चीज़ें बनाएगा। क्या? लिपिड और फैट। और लिपिड फैट एक ही चीज़ है जो SER है, यहाँ पे SER होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फैट बनाएगा, और जो RER है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या बनाएगा? हमारा प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है ना, किसके अंदर? क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहेगा, जो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। ठीक, जो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल हम लोग जानते हैं कि जनरली स्मॉल होगा, यूकार्योटिक लार्ज रहेगा। प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियर रीजन है वो क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड नहीं रहता है न्यूक्लियस, और यूकार्योटिक में वेल डिफाइंड रहता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट रहेंगे प्रोकार्योटिक में और यूकार्योटिक में प्रेजेंट रहेंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट ये हमारे का प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है जो कलरलेस है होता है। क्या कलर? ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस मटेरियल होगा, कलरलेस सेल ऑर्गेनेल है जो अपने अंदर स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, जिससे क्या कहते हैं पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे पत्तियाँ हरी होती हैं। डिफरेंट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस है वो क्या? वो सेल डिवीज़न होगा, यानी सेल डिवीज़न का पार्ट है जहाँ पे सेल डिवाइड होती है ग्रोथ के लिए। और जो मियोसिस है ये भी एक तरीके से सेल डिवीज़न ही है, लेकिन ये कब होता है? जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या टिश्यू है एनिमल के अंदर डिवाइड होते हैं गैमीट फॉर्म होने के लिए, जिससे फर्टिलाइजेशन के टाइम ऑफस्प्रिंग बन सके। ठीक, तो ये बायोलॉजी खत्म हुआ। अब फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में क्या है? डिफाइन द टर्म मोशन। मोशन क्या हम लोग जानते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट change their position with the respect of time is called motion. When object cannot change their position with the respect of time is called rest. एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते ही हैं,
चेंजमेंट इन द वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी में चेंजमेंट देखने को मिलेगा तो हम उसको एक्सेलरेशन का नाम देंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी वैसे ही होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारा ये आ जाता है क्या चीज़, वेलोसिटी जब भी बात करेंगे जब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे दी जाए या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात की जाए तो वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन की यूनिट होगी ms-2, वो क्या कहते हैं जो इसका वो ऐसा यूनिट होगी किसकी, एक्सेलरेशन की, वो है ms-2 और वेलोसिटी की ms-1। वही नीचे स्पीड की ms-1 और एक्सेलरेशन की ms-2। इक्वेशन हम लोग जानते हैं कौन कौन सी होती है, 3 होती है इक्वेशन, जो हम लोगों ने फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 9 की किताब में उसमें पढ़ा होगा। कौन कौन सी 3 थी, तो पहली है v इक्वल टू यू प्लस एटी, फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फिर थर्ड है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी आप लोग कर लेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्मेशन हो जाएगी। सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन वह मोशन है जो एक सर्कल में होता है। तो एक तरीके की डिफरेंस अगर कही जाए, डिफरेंस होगी इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सर्कुलर इसका 2πr/t, ठीक। 2π अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस है और टाइम हो गया, तो इसलिए हमारा यहाँ पे अब चैप्टर था वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आगे जो क्या कहते हैं सेकेंड चैप्टर जब हो जाएंगे तब हम नेक्स्ट टाइम में आपको और क्वेश्चंस ऐड करके सेंड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।